Hello student, today we are going to start our new chapter MySQL and its functions. So let us start. This is chapter number 9, working with MySQL and MySQL functions. So let's see what is MySQL and how does it work. Objectives. In this presentation we will learn about, first we will learn introduction and feature of MySQL. Next we will study MySQL and SQL, and then we will study types of the SQL command and its type, that is DDL, DML, TCL and DCL. Next one is data types in MySQL, then creating database and tables, inserting, deleting and modifying records, making simple queries and altering table structures. ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स है जो हम लोग अभी आने वाली जो स्लाइड्स होगी उनमें इनको हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग MySQL के जो टाइप्स है और उसकी जो क्वेरीज है उनको किस प्रकार से फायर किया जाता है, या फिलहाल अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे कि MySQL होता क्या है या इसके थ्रू हम लोग कर क्या सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन। इंट्रोडक्शन टू MySQL। MySQL क्या होता है? MySQL is an open source, fast and reliable relational database management system. MySQL क्या होता है? ओपन सोर्स होता है। ओपन सोर्स होने का मतलब है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसके लिए आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं होती। इसके लिए कोई आपको कोई रेंट या रॉयल्टी आपको नहीं देना होती। ये टोटली फ्री होता है। आप इसको इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं, इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं। देन इट इज़ फास्ट, ये फास्ट होता है। अब अगर आप लोग सोचें कि फ्री ऑफ कॉस्ट है तो इसमें इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटी नहीं होगी या ये स्लो होगा, तो ऐसा नहीं है। ये काफ़ी फास्ट होता है एंड रिलायबल, और रिलायबल भी होता है। तो MySQL एक ऐसा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो हम लोग इंटरनेट से डायरेक्टली डाउनलोड कर रन कर सकते हैं, और हमारा जो डेटाबेस हम क्रिएट करना चाहते हैं वो MySQL के थ्रू कर सकते हैं। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? अब चूंकि इसमें जो डेटा होता है वो टेबल्स के फॉर्म में सेव होता है, और टेबल्स के फॉर्म में सेव होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, RDBMS। अब आपको इसको अच्छे से याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि RDBMS क्या होता है तो आपको बताना आना चाहिए कि इट इज़ नोन एज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सॉफ्टवेयर लाइक ओरेकल, साइबेस, MS SQL सर्वर एक्सेट्रा। अब ये जो RDBMS की बात हो रही है, जो MySQL की बात हो रही है, ये MySQL दूसरे जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, DBMS होते हैं, उन्हीं के समान होता है। जैसे ओरेकल हो गया, साइबस हो गया, MS SQL सर्वर हो गया। ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर्स कैसे हैं? ओपन सोर्स नहीं है। ओरेकल ओपन सोर्स नहीं है, साइबस ओपन सोर्स नहीं है। अगर आपको ओरेकल का सॉफ्टवेयर यूज़ करना है या साइबस को यूज़ करना है तो उस कंडीशन में आपको इनका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, इनका लाइसेंस लेना पड़ेगा, तब जाके आप इनके डेटाबेस को यूज़ कर सकते हैं और फिर उसमें अपना डेटा सेव कर सकते हैं। लेकिन MySQL एक ऐसा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं। इट वॉज डेवलप्ड बाय माइकल वाइडनस एंड अका मोंटी एंड इज़ द अल्टरनेटिव टू मेनी ऑफ द कमर्शियल RDBMS। अब देखिए, इसको किसने डेवलप किया वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ ये ज़रूर इम्पोर्टेंट है कि जैसे ही MySQL का इन्वेंशन हुआ या MySQL मार्केट में आया तो दूसरे जो सॉफ्टवेयर्स थे जिनके लिए हमें रॉयल्टी देना होती थी या जिसके लिए हमें लाइसेंस लेना होता था, उनकी वैल्यू धीरे धीरे ख़त्म हो गई। क्योंकि ऑब्वियस था कि अगर हमें कोई फ्री में डेटाबेस क्रिएट करने वाला सॉफ्टवेयर मिल रहा है तो हम उसी को यूज़ करेंगे, जबकि वो सिक्योर भी है, फास्ट भी है और रिलायबल भी है। तो कोई भी होगा वो MySQL ही यूज़ करना चाहेगा। अब इसके कुछ फीचर्स है। द मेन फीचर्स ऑफ द MySQLs आर, इसका कुछ मेन फीचर है जिसके कारण इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है। फर्स्ट वन इज़ ओपन सोर्स एंड फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसा अपन ने डेफिनेशन में भी देखा कि MySQL क्या होता है? ओपन सोर्स होता है और अवेलेबल एट फ्री कॉस्ट, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी क्या होता है? अवेलेबल होता है। ओपन सोर्स होने का मतलब है कि आप इसको इजीली सर्च कर सकते हैं नेट पर और डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके लिए कोई कॉस्ट आपको देना नहीं होती। सेकंड वन इज़ पोर्टेबिलिटी। ये पोर्टेबल होता है। It can be installed and run on any type of hardware and OS like Linux and MS Windows or Mac etc.
अब इसकी पोर्टेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा ईजी होती है, मतलब आपके पास किसी भी टाइप का हार्डवेयर हो या कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं और रन कर सकते हैं। मतलब अगर आपके पास हो सकता है कि लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम हो, विंडोज़ हो या मैक हो, तो कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो आपके उसमें MySQL रन करेगा, मतलब वो वर्क करेगा। नेक्स्ट वन इज सिक्योरिटी। इट क्रिएट सिक्योर डेटाबेस प्रोटेक्टेड विद द पासवर्ड। सिक्योरिटी डेटाबेस के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट फीचर होता है और ये सिक्योरिटी हमें MySQL भी प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आईडी पासवर्ड होते हैं जिसके थ्रू ही हम MySQL के अंदर इंटर कर सकते हैं या डेटाबेस हमने जो क्रिएट किया है उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ऑब्वियस है कि जो सिक्योरिटी फीचर है जो कि किसी भी डेटाबेस के लिए बहुत बेसिक एक असेंशियल प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी हमें MySQL से मिल जाती है। तो इसी कारण से MySQL का मतलब जो फेमस है वो इसी कारण से, क्योंकि ये ओपन सोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पोर्टेबल है, सिक्योरिटी का फीचर हमें प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट वन इज कनेक्टिविटी। इट में कनेक्ट वेरियस टाइप ऑफ नेटवर्क क्लाइंट यूजिंग द डिफरेंट प्रोटोकॉल एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब ये एक और फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है कि हम लोग इसके थ्रू क्या कर सकते हैं कि अलग अलग जो लैंग्वेजेस है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है या जो अलग अलग प्रोटोकॉल्स है, ये सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करता है, अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ सपोर्ट करता है, ताकि हम लोग जब भी डेटाबेस जब क्रिएट करें तो फ्रंट एंड पर कोई सी भी लैंग्वेज हो हमें उससे कोई फ़र्क ना पड़े, इजीली डेटा क्या हो जाए उसके साथ कॉपअप हो जाए, मतलब फ्रंट एंड से जो डेटा है वो बैकएंड पे आ जाए, बैकएंड से डेटा वापस से फ्रंट एंड पे चला जाए। तो इस प्रकार से MySQL हर लैंग्वेज को सपोर्ट करता है और हर डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करता है। तो इसकी कनेक्टिविटी भी काफ़ी इजी होती है और काफ़ी इजी तरीके से डेटा बैकएंड से फ्रंट एंड पर और फ्रंट एंड से वापस डेटा बैकएंड पर आता जाता होता है। नेक्स्ट लास्ट वन इज क्वेरी लैंग्वेज। इट यूजेस SQL। SQL का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसको याद रखिए, SQL का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज फॉर हैंडलिंग डेटाबेस। अब डेटाबेस हमने क्रिएट कर लिया, लेकिन डेटाबेस से जब हमें कम्युनिकेट करना होता है तो कम्युनिकेट करने के लिए हमें क्या करना होता है, एक लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है और वो लैंग्वेज कहलाती है SQL। SQL का फुल फॉर्म स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है। तो जब भी हमें डेटा बेस को एक्सेस करना हो, उसमें डेटा एंटर करना हो, उससे डेटा निकालना हो, तो हमें एक लैंग्वेज का यूज़ करना पड़ता है, उसे स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज कहा जाता है या SQL कहा जाता है। और हम लोग आने वाले अभी पूरे चैप्टर में SQL के बारे में ही बात करेंगे, उसकी क्वेरी के बारे में बात करेंगे और किस प्रकार से क्वेरी अप्लाई की जाती है। क्वेरी अप्लाई करना मतलब यहाँ पे क्वेरी फायर करना कहा जाता है। तो किस प्रकार से क्वेरी फायर की जाती है वो अपन अभी आने वाले पूरे आगे की स्लाइड्स में देखने वाले हैं। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा कि MySQL क्या होता है और इसमें हम लोग किस प्रकार से डेटा मतलब डेटाबेस के अंदर डेटा को स्टोर कर पाते हैं और क्यों हम लोग MySQL यूज़ करते हैं। मेन चीज़ तो ये है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि MySQL दूसरे और भी हमारे पास RDBMS होते हैं, लेकिन हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं MySQL को। तो उसका बेसिक रीज़न क्या है, तो ये 5 प्रॉपर्टी जो भी आपने देखी, ये सबसे बड़े फीचर है MySQL के, जिसके कारण MySQL सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी के साथ यूज़ किया जाता है। तो अब अपन देखते हैं आगे की स्लाइड पर MySQL एंड SQL। MySQL तो क्या हो गया, डेटाबेस हो गया, और SQL क्या हो गई, उसके ऊपर फायर की जाने वाली क्वेरी हो गई। इन ऑर्डर टू एक्सेस डेटा फ्रॉम द MySQL डेटाबेस एंड प्रोग्राम एंड द यूज़र मस्ट यूज SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अब देखिए डेटाबेस आपने जो क्रिएट किया है उसको हमने MySQL नाम दिया हुआ है। तो MySQL का जो डेटाबेस है, अब उसमें जो भी डेटाबेस हमने क्रिएट किया है, टेबल्स क्रिएट किए, तो उसमें से डेटा को एक्सेस करने के लिए या डेटा को इंटर करने के लिए हमें एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को यूज़ करना होता है। अब SQL होता क्या है, so SQL is a set of commands that are recognized by all the RDBMS and has become a standard language for the database handling। अब SQL क्या होता है, इट इज़ अ सेट ऑफ कमांड्स। इसमें बहुत सारी कमांड्स होती है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं। किसके लिए यूज़ करते हैं, RDBMS को रिकॉग्नाइज करने के लिए, या मैं यूँ कहूँ कि डेटाबेस को हैंडल करने के लिए जिस स्टैंडर्ड लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है उसे ही SQL कहा जाता है।
तो एसक्यूएल आपको होपफुली समझ में आया होगा। एसक्यूएल एक प्रकार की कमांड लैंग्वेज हो गई जिसमें नंबर ऑफ कमांड्स होती है और इस कमांड्स के थ्रू हम लोग डेटाबेस को एक्सेस करने का काम करते हैं या डेटाबेस से डेटा को रिट्रीव करने का या उसमें डेटा एंटर करने का काम करते हैं। तो एक प्रकार से जो एसक्यूएल होता है वो डेटाबेस को क्या करता है, हैंडल करता है। नेक्स्ट, एसक्यूएल इज अ लैंग्वेज दैट इनेबल्स यू टू क्रिएट एंड मैनेज अ रिलेशनल डेटाबेस। एसक्यूएल वो लैंग्वेज है जो आपको रिलेशनल डेटाबेस को क्रिएट करने में और उसको मैनेज करने में हेल्प करता है। इन विच ऑल द इंफॉर्मेशंस आर केप्ट इन टेबल्स, जबकि आपका जो डेटा है वो कहाँ पर रखा हुआ है, सारा का सारा डेटा आपका टेबल्स के अंदर रखा हुआ है। तो उस टेबल्स के अंदर के डेटा को निकालना, उसको रिट्रीव करना, उसमें मॉडिफिकेशन करना, ये सारा काम करने में हमारी हेल्प कौन करती है, एसक्यूएल करती है। देयर आर न्यूमरस वर्जन ऑफ एसक्यूएल। There are numerous versions of SQL. The original version was developed at IBM San Jose Research Laboratory with the name of SQL as a part of System R project in 1970. It was standardized by ANSI in 1986 by the name of SQL. देखिए SQL को बहुत सारे वर्जन अवेलेबल है और जो ओरिजिनल वर्जन था वो IBM नाम की कंपनी के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था और इनिशियली इसका नाम जो था वो सिक्वेल था, लेकिन धीरे धीरे इसका नाम एसक्यूएल पड़ गया और इसको अंसी ने कब रिकॉग्नाइज किया, कब इसको स्टैंडर्डाइज किया, 1986 में, और इसको क्या नाम दिया, एसक्यूएल ओनली। सिक्वेल की जगह इसको नाम दिया गया एसक्यूएल। अब SQL is a standard query language whereas MySQL is a DBMS software based on SQL. अब स्टूडेंट्स को काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि SQL और MySQL एक ही चीज़ है, लेकिन नहीं, दोनों अलग अलग है। MySQL क्या है, एक प्रकार का DBMS सॉफ्टवेयर है और उस DBMS सॉफ्टवेयर के ऊपर जिस लैंग्वेज के थ्रू डेटा इंटर किया जाता है, एक्सेस किया जाता है, मॉडिफिकेशन किया जाता है, वो लैंग्वेज जो होती है वो क्या कहलाती है, SQL कहलाती है। तो आपको ये डिफरेंस अच्छे से समझ में आना चाहिए कि MySQL क्या है और SQL क्या है। MySQL मतलब डेटाबेस और SQL मतलब लैंग्वेज। तो डेटाबेस के ऊपर लैंग्वेज के थ्रू क्या किया जाता है, काम किया जाता है। तो MySQL और SQL में आपको डिफरेंस इजीली समझ में आया होगा। अब अपन बात करते हैं आगे टाइप्स ऑफ SQL कमांड्स की। अगर हम लोग SQL की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि जैसा भी हमने लास्ट स्लाइड में भी पढ़ा था कि जो SQL होता है इट इज़ अ सेट ऑफ कमांड्स। तो सेट ऑफ कमांड्स मतलब इसमें नंबर ऑफ कमांड्स होती है और जब नंबर ऑफ कमांड्स होती है तो इनको अलग अलग कैटेगरी में रखा जाता है। अब ये जो कैटेगरी है ये बेसिकली 4 कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया है। एक है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज DDL, फिर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज DML, नेक्स्ट वन इज ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज दैट इज TCL और लास्ट वन इज डेटा कंट्रोल लैंग्वेज दैट इज DCL। ये जो फुल फॉर्म है इनको बहुत अच्छे से याद करेगा, ये ऑब्जेक्टिव में डेफिनेटली आपसे पूछे जाएंगे और साथ में वाइवा के क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन बनते हैं कि DDL क्या होता है, DML क्या होता है, इनके फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, इसमें कौन सी कमांड आती है या इस कैटेगरी की कमांड में क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। और ये जनरली क्वेश्चन पूरा, अगर यहाँ से मैं क्वेश्चन देखूँ तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी बनता है। टाइप्स ऑफ द SQL कमांड एंड राइट डाउन द स्पेसिफिकेशन ऑफ ईच ऑफ द टाइप। तो इस टाइप से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ये चारों टाइप लिखना पड़ेंगे और इनके बारे में एक एक 2 लाइन लिखकर इनके एग्जाम्पल देना पड़ेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से याद करना है। अब देखते हैं अपन इसके अंदर है क्या। MySQL follows SQL specification for its command. SQL command can be categorized as। अब देखिए अगर हम लोग MySQL की बात कर रहे हैं तो SQL को हम लोगों ने कमांड्स के बेसिस पर कैटेगराइज किया हुआ है। जैसे फर्स्ट होता है DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज जो होता है इसको DDL कहा जाता है। अब इस कमांड, ये जो ग्रुप है या ये जो कैटेगरी है, इसमें कौन सी कमांड हम लोग रखेंगे। तो दिस SQL कमांड आर यूज टू क्रिएट, अल्टर एंड डिलीट डेटाबेस ऑब्जेक्ट लाइक टेबल, व्यूज, इंडेक्स एक्सेट्रा। इस टाइप के जो ग्रुप होता है, ये जो कैटेगरी होती है, इसमें हम लोग जनरली वो कमांड रखते हैं जिससे हम लोग कोई डेटाबेस का स्ट्रक्चर या डेटाबेस के ऑब्जेक्ट को या तो हम लोग क्रिएट करते हैं या अल्टर करते हैं या डिलीट करते हैं। मतलब टेबल से रिलेटेड चीज़ों को क्रिएट करना, डिलीट करना या उसमें चेंजेस करना,
उससे रिलेटेड जितनी कमांड होती है वो सारी किस में आती है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में। अब जैसे आपको ये पता है कि अगर मुझे एक डेटाबेस क्रिएट करना है तो डेटाबेस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ टेबल्स होता है। अब टेबल्स को क्रिएट करने के लिए जो कमांड्स की ज़रूरत होती है, या टेबल्स के मॉडिफिकेशन के लिए जो कमांड्स की ज़रूरत होती है, या टेबल को डिलीट करने के लिए जो कमांड्स की ज़रूरत होती है, उसे हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में। अब ये जो कमांड है, या ये जो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये जो ग्रुप है, कैटेगरी है, इसमें आपको हमेशा स्ट्रक्चर से रिलेटेड कमांड मिलेगी, जिसमें टेबल्स होती है और टेबल्स के ऊपर जो भी ऑपरेशन लगाए जाते हैं वो सारी कमांड आपको डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में मिलेगी। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में कौन कौन सी कमांड रखी जा सकती है। एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, क्रिएट, अल्टर और ड्रॉप। ये कमांड हम लोग आगे भी यूज़ करेंगे, इसके ऊपर एग्जाम्पल्स भी है, तो आपको इन कमांड्स को कैसे यूज़ किया जाता है वो भी इजीली समझ में आएगा। नेक्स्ट वन इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, और वी कैन से DML। दिस कमांड आई यूज टू इंसर्ट, डिलीट, अपडेट एंड रिट्रीव द स्टोर्ड रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल। अब देखिए, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में तो वो कमांड आ गई जो टेबल्स के ऊपर अप्लाई की जाती है, और जो नेक्स्ट है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, इस कैटेगरी में वो कमांड्स आती है जो डेटा के ऊपर अप्लाई की जाती है। जो क्वेरी या जो क्वेरी हम लोग फायर करते हैं डेटा के ऊपर, वो सारी कमांड किस में आती है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में। जैसे एग्जांपल के तौर पर सिलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट या अपडेट, ये सारी कमांड हम लोग डेटा को इंसर्ट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, अपडेट करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इस कारण से ये जो कमांड है वो किस कैटेगरी में रखी जाती है, DML में। मतलब यहाँ पे सारी कमांड्स जो होगी वो सारी डेटा के ऊपर अप्लाई होगी। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में जितनी कमांड होगी वो टेबल्स के ऊपर अप्लाई होगी। नेक्स्ट वन इज ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, और वी कैन से TCL। दिस कमांड आर यूज टू कंट्रोल द ट्रांजेक्शंस। यहाँ पर जो TCL कमांड है वो क्या करती है, डेटाबेस के साथ जो ट्रांजेक्शन होता है, ट्रांजेक्शन का मतलब होता है कि डेटाबेस में अगर आपने कुछ डेटा इंसर्ट किया है, वहाँ से कोई डेटा आपने रिट्रीव किया है, तो ट्रांजेक्शन्स कहलाता है। तो डेटाबेस के साथ जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन्स करेंगे तो उसे कंट्रोल करने के लिए जो कमांड होती है उसे कहा जाता है TCL, या उस टाइप की जितनी कमांड होती है वो TCL के अंदर रखी जा सकती है। फॉर एग्जांपल कमिट, रोलबैक, सेव पॉइंट, ये तीनों कमांड के बारे में हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। वैसे मैं शॉर्ट में बता दूँ, कमिट मतलब क्या होता है, जब हमें डेटा को सेव करना होता है तो हम कमिट का यूज़ करते हैं। रोलबैक का मतलब होता है कि अगर हमें कुछ कमांड्स को वापस से अंडू करना है, या पुरानी कमांड्स को डिलीट करना है, या वापस से लेके आना है, तो हम लोग रोलबैक का यूज़ करते हैं। सेव पॉइंट एक प्रकार का पेज मार्क होता है कि यहाँ तक की कमांड कंफर्म है, वहाँ तक की डेटा आपका सेव हो जाए, उसके बाद की कमांड हम लोग या तो रिट्रीव करते हैं या उसको डिलीट कर देते हैं। तो सेव पॉइंट एक प्रकार का पेज मार्क हो जाता है। तो ये सारी जो कमांड है जिसमें ट्रांजेक्शन्स का यूज़ हो रहा है, और ट्रांजेक्शन से जो डेटाबेस का कंट्रोल है, ट्रांजेक्शन के ऊपर जो कंट्रोल है उसको मैनेज किया जा रहा है, उसे कहा जाता है ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। लास्ट वन इज डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। These commands are used to manipulate permission or access right to the table etc. अब डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में जनरली उन कमांड्स को रखा जाता है जो परमिशन या एक्सेस किसी भी टेबल को देने या लेने का काम करती है। जैसे ग्रांट हो गई, रिवोक हो गई, ये सारी जो कमांड है वो डेटा कंट्रोल लैंग्वेज को में रखी जाती है। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या होते हैं, 4 मेन टाइप के SQL कमांड्स होती है कैटेगरी में। इसमें कमांड तो बहुत सारी होती है, लेकिन सारी कमांड को इन 4 कैटेगरी में रखा जाता है। कुछ कमांड आपके DDL में आएगी, कुछ DML में आएगी, कुछ TCL में आएगी, कुछ DCL में आएगी। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सी कैटेगरी में कौन सी कमांड को रखा जा सकता है। अब इसके बाद जो टाइप है, डेटा टाइप्स इन MySQL। तो डेटा टाइप्स क्या होते हैं ये मैं आपको अभी शॉर्ट में बता देता हूँ, लेकिन ये वाला टॉपिक हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज शायद ये कंप्लीट हो नहीं पाएगा। अगर मैंने इसको स्टार्ट किया तो मुझे वापस से एक लंबा सा लेक्चर की ज़रूरत पड़ेगी। तो डेटा टाइप्स क्या होता है मैं आपको ये बता देता हूँ। डेटा टाइप मतलब क्या होता है, जब भी हम लोग कुछ डेटा डेटाबेस के अंदर सेव करना चाहते हैं तो हमें पहले से ये बताना होता है कि हम लोग किस टाइप का डेटा स्टोर करेंगे, या यूज़र किस टाइप का डेटा एज ए इनपुट देगा, तो उसके लिए कितनी जगह की रिक्वायरमेंट है। ये क्या कहलाता है, डेटा टाइप्स। यही डेटा टाइप हम लोगों ने जावा में भी आप लोग पढ़ेंगे, अभी तो नहीं पढ़ा है खैर अभी आपने जावा।
लेकिन जावा जो होती है लैंग्वेज, उसमें भी हम लोग डेटा टाइप्स की बात करेंगे। तो जो डेटा टाइप्स होता है वो क्या करता है, बेसिकली इनिशियल लेवल पर डेटाबेस को ये बताता है कि किस टाइप का डेटा इन फ्यूचर यूज़र द्वारा इंटर किया जाएगा और उसको किस पोजीशन पर रखना है। तो डेटा टाइप जनरली एक प्रकार से मेमोरी को बताने की कोशिश होती है कि डेटा किस टाइप का हमें यूज़ करना है या किस टाइप का डेटा हम लोग आगे जाके यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ तक फ़िलहाल जो देखा जाए तो हमने अभी टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड्स के बारे में पढ़ा, और आज इतना जो हुआ है इसको एक बार आप लोग पढ़िए और समझने की कोशिश करिए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे जब अब नेक्स्ट लेक्चर होगा डेटा टाइप्स इन माईएसक्यूएल की, और जब हम लोग इसकी बात करेंगे तो आपको बहुत सारी इसमें कमांड्स भी देखने को मिलेगी कि किस प्रकार से माईएसक्यूएल यूज़ किया जाता है या माईएसक्यूएल के अंदर एसक्यूएल की क्वेरी को फायर किया जाता है और किस प्रकार से और भी फंक्शन हम लोग यूज़ करते हैं। The data types in MySQL and the SQL commands. So let's start. Data types in MySQL. जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर्स में भी बताया था कि डेटा टाइप मतलब क्या होता है। डेटा टाइप एक प्रकार से मेमोरी का अलोकेशन होता है, या मैं यूँ कहूँ कि मुझे किस टाइप का डेटा डेटाबेस के अंदर स्टोर करना है, ये हमें प्रायर बेसिस पर डेटाबेस को या मेमोरी को बताना होता है कि इतने साइज़ की मेमोरी उनको ब्लैंक रखना है, जिसमें यूज़र जब डेटा एंटर करेगा तो वो डेटा जाके क्या होगा, सेव होगा, और या उस डेटा का टाइप कैसा होगा। तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं डेटा टाइप इन माईएसक्यूएल के अंदर। सबसे पहले होता है न्यूमेरिक डेटा टाइप्स। मान लीजिए मुझे इन फ्यूचर मैंने एक डेटाबेस क्रिएट कर लिया है और उसमें एक कॉलम मैंने रोल नंबर का दिया है, तो ऑब्वियस है कि मैं वहाँ पर रोल नंबर अगर इंटर करना चाहता हूँ तो उसमें किस टाइप का डेटा इंटर होगा, न्यूमेरिक डेटा। तो न्यूमेरिक डेटा इंटर होगा तो ऑब्वियस है कि मुझे उसका डेटा टाइप कैसा रखना होगा, न्यूमेरिकल रखना होगा। अब हो सकता है कि मुझे डेट ऑफ बर्थ किसी की सेव करना हो, किसी की सैलरी सेव करना हो, तब भी मुझे किस टाइप का डेटा टाइप उस कॉलम का रखना होगा, न्यूमेरिक टाइप का। तो न्यूमेरिक डेटा टाइप्स जो होते हैं उनको भी हम कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहला होता है इंटीजर और आईएनटी। कहीं कहीं पर हम लोग इंटीजर का यूज़ करते हैं, कहीं कहीं पर हम लोग आईएनटी यूज़ करते हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट इज़ अप टू 11 डिजिट नंबर विदाउट डेसिमल। अगर हमने किसी कॉलम का डेटा टाइप इंटीजर रखा है या आईएनटी रखा है तो उसमें 11 डिजिट तक के नंबर सेव किए जा सकते हैं, लेकिन उसमें डेसिमल नंबर सेव नहीं किए जा सकते। अब कितनी बार ऐसा होता है कि हमें 11 डिजिट के नंबर बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जैसे रोल नंबर है तो अगर किसी क्लास में केवल 50 ही स्टूडेंट है तो उसमें 11 डिजिट तक के नंबर के सेव करने के लिए हम लोग मेमोरी को वेस्ट नहीं करेंगे। हम वहाँ पे इंटीजर की जगह क्या ले लेंगे, डेटा टाइप स्मॉल इंट। अगर हमने स्मॉल इंट लिया है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि 5 डिजिट तक का डेटा हम लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ पर सेव कर सकते हैं विदाउट डेसिमल। लेकिन अब डेसिमल में अगर हमें डेटा सेव करना, मान लीजिए मैंने एक कॉलम बनाया है जिसमें सैलरी नाम का ऊपर एट्रीब्यूट है, तो सैलरी तो पॉइंट में भी हो सकती है, पॉइंट में भी अमाउंट होता है। तो उस कंडीशन में हम डेसिमल वैल्यू को सेव करने के लिए किस टाइप का किस टाइप का डेटा टाइप यूज़ करेंगे, फ्लोट टाइप का, और उसके आगे ब्रैकेट में लिखेंगे m, d। या फ्लोट की जगह हम लोग डेसिमल भी यूज़ कर सकते हैं m, d, या न्यूमेरिक m, d भी यूज़ कर सकते हैं। तो इन 3 कमांड में से या इन 3 डेटा टाइप में से आप कोई सा भी डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं, तीनों का मीनिंग सेम है। अब यहाँ पे m क्या है और d क्या है उसके बारे में बात करते हैं। स्टोर्स रियल नंबर अप टू m डिजिट। m डिजिट मतलब m क्या शो कर रहा है कि कोई भी रियल नंबर अगर आपको सेव करना है, रियल नंबर मतलब डेसिमल नंबर, तो उसमें कितने डिजिट पॉइंट के पहले होना चाहिए, और उसमें डॉट भी इंक्लूडेड होता है विद d डेसिमल प्लेसेस। और d क्या रिप्रेजेंट करता है कि डेसिमल के बाद कितने नंबर दिखना चाहिए। जैसे एग्जांपल देखिए, यहाँ लिखा है फ्लोट 10,2। तो 10,2 का मतलब है कि यहाँ पर पॉइंट को इंक्लूड कर टोटल कितने डिजिट आ सकते हैं, 10 डिजिट। और 2 का मतलब है कि यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने डिजिट शो होना चाहिए, 2 डिजिट। तो इस प्रकार से क्या होता है कि हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं। फ्लोट टाइप का अगर कोई डेटा हो या डेसिमल टाइप का कोई डेटा हो तो उसका डेटा टाइप हम लोग फ्लोट या डेसिमल रखते हैं। अब कितनी बार ऐसा होता है कि डेटाबेस के अंदर हमें डेट और टाइम को सेव करने की ज़रूरत पड़ती है।
तो डेट और टाइम को अगर मैं सेव करना है तो उस कॉलम का जो डेटा टाइप होता है वो डेट और टाइम रखा जाता है। डेट अगर हमने डेटा टाइप यूज़ किया है तो उस कंडीशन में जो डेट है वो बाय डिफ़ॉल्ट यूएस फॉर्मेट कहलाता है। ये यूएस फॉर्मेट में डेट क्या होती है, सेव होती है, और हमारे इंडियन फॉर्मेट में डेट और मंथ, डेट पहले आती है, फिर मंथ आता है और फिर ईयर आता है। तो हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट ये जो डेट फॉर्मेट होता है इसको चेंज कर सकते हैं। हम हमारे अकॉर्डिंग इसको क्या कर सकते हैं, जो डेट मंथ और ईयर का फॉर्मेट है उसको यूज़ कर सकते हैं और जो डेट है उसको सेव कर सकते हैं। अब मान लीजिए किसी डेटाबेस में टेबल के अंदर टाइम को स्टोर करने की ज़रूरत है, तो उस कॉलम का जो डेटा टाइप होगा वो क्या रखा जाएगा, टाइम रखा जाएगा, और उसके अंदर जो टाइम है वह आवर्स, मिनट और सेकंड्स के फॉर्म में क्या होगा, सेव होगा। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है और ये सभी जगह एप्लीकेबल होता है, तो इस कारण से हम लोगों को इसमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर यहाँ से आपको समझ में आएगा कि अगर मुझे कोई न्यूमेरिकल डेटा सेव करना है तो मैं डेटा टाइप क्या यूज़ करूँगा, इंटीजर या इंट या स्मॉल इंट। लेकिन अगर मुझे फ्लोट टाइप का डेटा यूज़ करना है, डेसिमल डेटा यूज़ करना है, तो उस कंडीशन में मैं यहाँ पर कौन सा डेटा टाइप यूज़ करूँगा, फ्लोट या डेसिमल। लेकिन अगर मुझे किसी कॉलम में डेट जो तारीख होती है वो सेव करना है तो उस कॉलम का डेटा टाइप क्या होना चाहिए, डेट होना चाहिए। या अगर मुझे किसी कॉलम में टाइम को स्टोर करना है, सेव करना है, तो उसका डेटा टाइप क्या रखा जाएगा, टाइम रखा जाएगा। अब ये भी हो सकता है कि मुझे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू ना सेव करते हुए मुझे कोई कैरेक्टर वैल्यू, मतलब किसी का नाम सेव करना है, टेक्स्ट सेव करना है, तो उस कंडीशन में हम लोग जो डेटा टाइप यूज़ करेंगे वो कहलाता है स्ट्रिंग डेटा टाइप। और स्ट्रिंग के फिर दो टाइप होते हैं, एक होता है कैरेक्टर और एक होता है वेयर केयर। तो जो कैरेक्टर होता है वो सिंगल कैरेक्टर सेव करता है, जैसे ए, केवल बी, केवल सी या केवल डी, ठीक है। और वेयर केयर के अंदर हम लोग एक पूरी स्ट्रिंग क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो पूरी स्ट्रिंग में किसी का नाम लिखा जा सकता है विद सरनेम, या पूरा एड्रेस लिखा जा सकता है। और वेयर केयर में हम लोग कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं। वेयर केयर में कॉम्बिनेशन का मतलब है कि न्यूमेरिक और स्ट्रिंग दोनों का कॉम्बिनेशन भी हम लोग वेयर केयर में यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मुझे किसी कॉलम में सिंपल सिंगल अल्फ़ाबेट सेव करना है तो मैं कैरेक्टर डेटा टाइप यूज़ करूँगा। और अगर किसी कॉलम में मुझे नाम या स्ट्रिंग सेव करना है या एड्रेस सेव करना है तो मैं किस टाइप का डेटा टाइप यूज़ करूँगा, वेयर केयर। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए। फिर नीचे एक देखिए छोटा सा नोट है, कैरेक्टर, वेयर केयर, डेट एंड टाइम वैल्यू शुड बी इनक्लोज विद द सिंगल कोड। अब अगर आपने कैरेक्टर की कोई वैल्यू दी है, वेयर केयर की कोई वैल्यू दी है, डेट दिया है या टाइम दिया है, तो आपको इनकी वैल्यूज़ को सिंगल कोट में बंद करना चाहिए या डबल कोट में इनको रखना चाहिए MySQL के अंदर। डेटाबेस हैंडलिंग कमांड्स इन MySQL। अब हम लोग बात करेंगे कि किसी डेटाबेस के अंदर मुझे अगर कमांड्स यूज़ करना है या MySQL के अंदर किस प्रकार से क्वेरी फायर की जाती है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मान लीजिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक कमांड से। मुझे सबसे पहले तो एक डेटाबेस क्रिएट करना है। तो क्रिएटिंग अ डेटाबेस, उस कंडीशन में मैं कौन सी कमांड रन करूँगा या डेटाबेस के क्रिएट करने के लिए कौन सी कमांड होती है। तो देखिए मैं एक डेटाबेस क्रिएट करना चाहता हूँ स्कूल नाम का, और MySQL कमांड के थ्रू। तो MySQL ये जो आगे लिखा हुआ है ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको उस एडिटर के अंदर लिखा हुआ मिलेगा, इसको आपको टाइप नहीं करना होगा। आपको केवल कमांड लिखना होगी क्रिएट से, क्रिएट डेटाबेस स्कूल। जैसे मैंने क्रिएट डेटाबेस लिखा तो एक डेटाबेस बन जाएगा और उस डेटाबेस का नाम क्या होगा, स्कूल होगा। अभी ये जो डेटाबेस है ये टोटली ब्लैंक है, इसके अंदर कोई टेबल नहीं है, क्योंकि अभी हमने केवल एक डेटाबेस क्रिएट करने की कमांड लिखी है। और इस कमांड के बाद आपको सेमी कॉलन लगाना है। सेमी कॉलन अगर आप लोग लगाते हैं तो इसका मतलब है कि कमांड यहाँ पे ख़त्म हो गई है और अब हम लोग नेक्स्ट कमांड पे जाएंगे। तो सेमी कॉलन इज़ मस्ट, बिना सेमी कॉलन के आपकी कोई कमांड रन नहीं होगी, इवन एक एरर मैसेज आ जाएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई कमांड लिखें MySQL के अंदर तो उसको हमेशा क्लोज करें विद द सेमी कॉलन। नेक्स्ट, ओपनिंग अ डेटाबेस। मान लीजिए मुझे अगर डेटाबेस मैंने क्रिएट कर रखा है और मैं उसको ओपन करना चाहता हूँ कि किस प्रकार का डेटाबेस बना हुआ है, उसके अंदर कौन सी कमांड है या क्या नहीं। तो उस कंडीशन में अगर मुझे डेटाबेस को ओपन करना है
जो कि डेटाबेस पहले से बना हुआ है। टू ओपन एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस फॉलोइंग कमांड इज यूज। तो उस कंडीशन में हम लोग कौन सी कमांड यूज़ करते हैं? यूज़ स्कूल। यूज़ एक कीवर्ड है, इस कमांड का हम लोग यूज़ करेंगे और जो भी डेटाबेस आप ओपन करना चाहते हैं उसका यहाँ पे आप नाम लिख दीजिए। हो सकता है कोई दूसरा नाम का डेटाबेस हो, तो वहाँ पे आप इस डेटाबेस का नाम लिखेंगे और सेमीकोलन लगाएंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो पर्टिकुलर डेटाबेस ओपन हो जाएगा जिसको आप लोग ओपन करना चाह रहे हैं। गेटिंग लिस्टिंग ऑफ डेटाबेस एंड टेबल्स। अब अगर आप ये चाहते हैं कि आपके स्क्रीन पर जितने डेटाबेसेस बने हुए हैं, मतलब आपके सिस्टम में जितने डेटाबेसेस बने हुए हैं उनकी लिस्ट आ जाए, या किसी डेटाबेस के अंदर जितनी टेबल्स बनी हुई है उनकी लिस्ट आ जाए, तो आपको शो डेटाबेस लिखना चाहिए। शो डेटाबेसेस यहाँ लिखा हुआ है, देखिए। तो शो डेटाबेसेस जैसे आप लोग लिखेंगे तो जितने डेटाबेसेस आपके उसमें सिस्टम में बने होंगे या आपने क्रिएट किए होंगे उनकी पूरी लिस्ट आ जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर की टेबल्स देखना है, तो पहले तो आप उस डेटाबेस को ओपन करिए। कौन सी कमांड से? यूज़ स्कूल नाम की या यूज़ डेटाबेस, जो भी डेटाबेस का नाम है उसको लिखिए, तो वो डेटाबेस ओपन हो जाएगा। और उसके ओपन होने के बाद आप कमांड लिखेंगे शो टेबल्स। तो जैसे ही आप शो टेबल्स लिखेंगे तो स्कूल नाम की टेबल, स्कूल नाम की जो डेटाबेस है उसके अंदर जितनी टेबल्स बनी होगी वो सारी टेबल्स की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी और आप लोग उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन कौन सी टेबल्स बनी हुई हैं या कौन कौन सी टेबल्स अब आपको क्रिएट करना है। अब ये तो हो गया डेटाबेस क्रिएट करना, डेटाबेस को ओपन करना या उनके अंदर के टेबल्स को देखना। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हमें कोई डेटाबेस या तो डिलीट करना होता है या उसकी टेबल्स को डिलीट करना होता है। तो हमें सबसे पहले अगर डेटाबेस क्रिएट करना है तो आपको कुछ भी ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे लिखिए ड्रॉप डेटाबेस स्कूल। ड्रॉप का मतलब डिलीट ही होता है, यहाँ पे डिलीट वर्ड यूज़ नहीं होता है, इसलिए हम लोग ड्रॉप वर्ड यूज़ करते हैं। ड्रॉप डेटाबेस और फिर डेटाबेस का नाम। जैसे आप ये कमांड लिखेंगे, स्कूल नाम का जो डेटाबेस हमने क्रिएट किया था वो क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। और अगर आप किसी टेबल को डिलीट करना चाहते हैं तो टेबल को डिलीट करने के लिए सबसे पहले फिर से आपको क्या करना पड़ेगा? यूज़ स्कूल नाम की कमांड यूज़ करना पड़ेगी। यूज़ और डेटाबेस का नाम लिखेंगे तो वो डेटाबेस ओपन हो जाएगा और वो डेटाबेस के ओपन होने के बाद आप जैसे लिखेंगे ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, तो स्टूडेंट नाम की जो टेबल स्कूल नाम के डेटाबेस के अंदर बनी थी वो क्या हो जाएगी? डिलीट हो जाएगी। तो इस प्रकार से क्या होता है, आपको कमांड के साथ या तो टेबल का नाम या डेटाबेस का नाम आपको मेंशन करना होता है कि आप किस पर्टिकुलर टेबल पर या किस डेटाबेस के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर जैसे आपने लिखा ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो स्टूडेंट नाम की टेबल है वो डिलीट हो जाएगी और आपकी बाकी की टेबल एग्जिस्ट करेगी। फिर व्यूइंग द टेबल स्ट्रक्चर्स। अब अगर आप ये देखना चाहते हैं कि टेबल का स्ट्रक्चर क्या है, टेबल का स्ट्रक्चर से मतलब होता है कि किसी टेबल के अंदर कितने कॉलम हैं, उनका डेटा टाइप क्या है और उसमें क्या किस टाइप का डेटा एंटर किया जा सकता है। तो अगर इस टाइप का आप स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो आपको एक कमांड यूज़ करना होती है, डिस्क्राइब स्टूडेंट। जैसे आप लोग डिस्क्राइब स्टूडेंट लिखेंगे तो स्टूडेंट नाम की जो टेबल है उसका पूरा डिस्क्रिप्शन आपके सामने आ जाएगा और उसके डिस्क्रिप्शन के साथ आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर टेबल्स को डिसाइड, टेबल का स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। हमने अभी 4 या 5 कमांड्स के बारे में देखा। टेबल, डेटाबेस को क्रिएट करना, डेटाबेस को ओपन करना, डेटाबेस के अंदर का लिस्टिंग को देखना कि कौन सी डेटाबेस बना हुआ है या कौन सी टेबल्स बनी हुई है, डेटाबेस को डिलीट करना या टेबल्स को डिलीट करना या टेबल के स्ट्रक्चर को देखना। ये सारा काम हम लोग किसके थ्रू कर सकते हैं? इन कमांड्स के थ्रू कर सकते हैं। अब अपन देखते हैं कुछ और कमांड्स। क्रिएटिंग टेबल्स एंड इंसर्टिंग रिकॉर्ड्स। अब हम लोग बात करते हैं कि किस प्रकार से टेबल्स को क्रिएट किया जाता है या किस प्रकार से उसके अंदर रिकॉर्ड्स को इंसर्ट किया जाता है। तो देखिए आपके सामने एक सिंटेक्स है, क्रिएटिंग सिंपल टेबल्स। अब टेबल्स को क्रिएट करने के लिए हमने एक सिंटेक्स यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, क्रिएट टेबल। पहले तो आपको एक कमांड लिखना होगी क्रिएट टेबल, फिर टेबल का नाम लिखना होगा कि आप टेबल का नाम क्या देना चाहते हैं, फिर उसके अंदर के कॉलम लिखना होंगे, कॉलम के साथ उनका डेटा टाइप लिखना होगा, उसकी साइज़ लिखना होगी और इस प्रकार से कॉलम नंबर 2 फिर कॉलम नंबर 3 वो सारी चीज़ें मेंशन करना होगी और लास्ट में सेमीकोलन होगा। तो ये एक प्रकार का सिंटेक्स हो गया टेबल्स को क्रिएट करने का। अब यहाँ पर डेटा टाइप जो होते हैं वो इंटीजर हो सकते हैं, न्यूमेरिक हो सकते हैं, कैरेक्टर हो सकते हैं, वेरिएबल हो सकते हैं, डेट हो सकते हैं।
ये डेटा टाइप्स के बारे में हमने पढ़ा था। लेकिन मैं आगे आपको जो कमांड है उसको एग्जाम्पल के तौर पे दिखाता हूँ, तो आपको जल्दी समझ में आएगा कि एक टेबल को किस प्रकार से क्रिएट किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्रिएट टेबल, ये कमांड हो गई। एम्प्लॉय क्या हो गया, उस टेबल का नाम हो गया। अब उस एम्प्लॉय नाम की टेबल के अंदर 4 कॉलम होंगे, EMP-ID, ई-नेम, सिटी और पे, ये 4 कॉलम हो जाएंगे। अब EMP-ID जो है वो इंटीजर टाइप का होगा, ये डेटा टाइप लिखना ज़रूरी है। फिर कॉलम कॉमा आता है, फिर नेक्स्ट कॉलम का नाम और फिर उसका डेटा टाइप, कि इसके अंदर हम कैरेक्टर टाइप का डेटा सेव करेंगे और 30 कैरेक्टर्स इसके अंदर हो सकते हैं, या उससे कम भी आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें कॉलम नेम देना होता है और कॉलम नेम के जस्ट आगे उनका डेटा टाइप लिखना होता है। और जितने कॉलम आप लोग बनाना चाहते हैं कॉमा लगा लगा के लिख सकते हैं। फिर थर्ड कॉलम हो जाएगा सिटी, उसका डेटा टाइप क्या हो जाएगा, कैरेक्टर, और उसके अंदर 25 कैरेक्टर रखे जा सकते हैं। नेक्स्ट कॉलम हो जाएगा पे, और पे जो है वो डेसिमल टाइप का रखा है, डेसिमल डेटा टाइप है, इसका मतलब है कि उसमें पॉइंट वाली वैल्यू भी सेव की जा सकती है और 10 डिजिट तक उसका डेटा सेव होगा और पॉइंट के बाद 2 डिजिट उसके अंदर विजिबल होंगी। तो इस प्रकार से ये क्रिएट टेबल की एक क्या हो गई, कमांड हो गई। इसका एग्जाम्पल देखिए, सॉरी इसका आउटपुट देखिए। एम्प्लॉय नाम की टेबल बन गई, इसमें 4 कॉलम बन गए और ये चारों कॉलम ये जो हमने आप मेंशन किए थे उसी ऑर्डर में यहाँ पे बने हुए आपको दिखेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, एक सिंपल टेबल को क्रिएट करते हैं। अब मान लीजिए कि इसके अंदर मुझे डेटा एंटर करना है, तो डेटा एंटर करने के लिए इंसर्टिंग रिकॉर्ड्स में ऐसा बोल सकता हूँ, तो उसमें इंसर्ट इनटू ये कमांड होती है, इंसर्ट इनटू, फिर टेबल का नाम आपको लिखना होगा। टेबल का नाम लिखने के साथ उसकी वैल्यूज़ आपको लिखना होगी, फिर वैल्यू 1 वैल्यू 2 जो वैल्यू आप डालना चाहते हैं वो सारी वैल्यू यहाँ पे मेंशन की जाएगी और फिर आएगा सेमी कॉलन। तो ये जो है ये सिंटेक्स कहलाता है और इस सिंटेक्स के बेसिस पे देखिए एग्जांपल देखते हैं अपन। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय नाम की टेबल वैल्यूज़, ये वैल्यूज़ इसी का कीवर्ड है इंसर्ट इनटू का। बीच में बस आपको टेबल का नाम लिखना है कि किस टेबल में आप डेटा एंटर करना चाह रहे हैं। फिर यहाँ पे लिखा है 1, अमिताभ, इलाहाबाद, 15,000। तो ये 1 कहाँ जाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्लॉय आईडी में। अमिताभ नाम जो है वो कहाँ जाएगा, ई-नेम में। जो इलाहाबाद है वो जाएगा सिटी में। और 15,000 कहाँ जाएगा, डेसिमल मतलब जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वहाँ पर। फिर नेक्स्ट कमांड इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज़, अब यहाँ लिखा 2, एम्प्लॉय आईडी में चला जाएगा अकबर, ई-नेम में चला जाएगा देहरादून और देहरादून जाएगा सिटी में, और 20,000 जो पे है वो उसमें जाएगा पे में। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, इंसर्ट इनटू वैल्यूज़, ये क्या होती है, कमांड होती है डेटा को या रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करने के लिए। तो आपको ये सिंटेक्स याद होना चाहिए, उसके ऊपर एग्जाम्पल देना आना चाहिए, और ये एग्जाम्पल से आप लोग इजीली समझ सकते हैं कि किस प्रकार से क्वेरी फायर की जा रही है। ये क्वेरी को फायर करना कहलाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सिलेक्ट कमांड की, मतलब सिलेक्ट का यूज़ कर कर हम लोग किस प्रकार से क्वेरी यूज़ कर सकते हैं। तो द सिलेक्ट कमांड ऑफ द SQL एम्पावर यू टू मेक रिक्वेस्ट टू रिट्रीव स्टोर्ड रिकॉर्ड फ्रॉम द डेटाबेस। सिलेक्ट कमांड जो होती है इसका जब हम लोग यूज़ करते हैं SQL के अंदर, तो हम लोग एक प्रकार से रिक्वेस्ट कर सकते हैं डेटाबेस से कि उसके अंदर जो डेटा है उसको हम रिट्रीव कर पाएँ। अब देखिए इसका सिंटेक्स बहुत ईजी होता है। सबसे पहले सिलेक्ट लिखा जाता है कि हम लोग कौन कौन से कॉलम देखना चाहते हैं, तो उन कॉलम के नाम यहाँ पे आ जाते हैं। फिर फ्रॉम में क्या आता है, उन टेबल्स के नाम जिन टेबल्स के कॉलम हम लोग देखना चाहते हैं। उसके बाद आता है वेयर, यहाँ कंडीशन दी जाती है। अगर हम लोग कुछ स्पेसिफिक कंडीशन देना चाहें कि ये पर्टिकुलर रिकॉर्ड हमें दिखना चाहिए, ये पर्टिकुलर रिकॉर्ड नहीं दिखना चाहिए, तो कंडीशन यहाँ लिखी जाती है। उसके बाद होता है ऑर्डर बाय, किस ऑर्डर में हम लोग रिकॉर्ड को देखना चाहते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये हमें पता चलता है ऑर्डर बाय कमांड से। तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर होता है और ये पूरा मैं ऐसा बोल सकता हूँ SQL का सिंटेक्स होता है। इसी सिंटेक्स के बेसिस पर क्या होता है, हम लोग रिकॉर्ड को रिट्रीव करते हैं। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे एक टेबल है। इन टेबल में मैंने जनरली वही नाम लिखे हैं जो आप लोगों के लिए वेल फेमस है, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा टेबल देखते देखते बोरिंग ना लगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट आईडी है S1 S2 S3 S4 S5, नेम है अमिताभ, शाहरुख, इरफान, सलमान और अभिषेक। उनके फादर नेम लिखे हैं, उनके डेट ऑफ बर्थ लिखे हैं, उनकी सिटी लिखी है और उनकी क्लास लिखी है। क्लास मतलब मैंने अभी उनको मान लिया कि वो स्टूडेंट है। तो उस कंडीशन में एक टेबल अपन ने बना रखी है, इस टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट। अब देखते हैं अपन कि इसके ऊपर हम लोग क्वेरी को किस प्रकार से फायर कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने अब लिखा सिलेक्टिंग ऑल कॉलम, मैं अगर ये चाहता हूँ कि मैं पूरी टेबल देखना चाहता हूँ,
तो मैं क्या कमांड लिखूंगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। सिलेक्ट क्या हो गया, सिलेक्ट के साथ जनरली कॉलम का नेम आता है, लेकिन यहाँ पे लिखा है स्टार। स्टार का मतलब हुआ कि सारे के सारे कॉलम विथ ऑल रिकॉर्ड्स इंक्लूड हो जाते हैं। कौन सी टेबल से, फ्रॉम स्टूडेंट, और उसके बाद क्या आ जाएगा, कॉमा। तो जैसे मैं ये कमांड या ये क्वेरी फायर करता हूँ, मुझे क्या दिखाई देगा, मुझे यहाँ पर वो पूरी टेबल दिखाई देगी, जो स्टूडेंट नाम की टेबल होगी उसके अंदर के सारे रिकॉर्ड्स मुझे दिखाई देंगे। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। अब उसी प्रकार से मान लीजिए मैं किसी कॉलम किसी टेबल के जो अपन ने अभी टेबल बना रखी है उसमें केवल नेम और सिटी देखना चाहता हूँ, तो उस कंडीशन में मैं क्या कमांड फायर करूँगा या क्या क्वेरी फायर करूँगा, सिलेक्ट नेम कॉमा सिटी फ्रॉम स्टूडेंट। अब सिलेक्ट के साथ मैंने जैसा आपको कहा कि केवल कॉलम के नेम आते हैं, और ये कॉलम के नेम कौन सी टेबल को बिलोंग करते हैं तो वो फ्रॉम के साथ लिखा जाता है। तो नेम और सिटी के जो कॉलम है वो कहाँ से लिए जाए, स्टूडेंट नाम की टेबल से, और वो शो हो जाए। तो देखिए नेम यहाँ पे आ गए, सिटी यहाँ पे आ गई। अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप सिटी आगे लिख दें, नेम पीछे लिख दें, लेकिन जिस ऑर्डर में आप कॉलम यहाँ लिखेंगे उसी ऑर्डर में आपको आउटपुट भी दिखाई देगा। क्लियर है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मेकिंग सिंपल क्वेरीज की, मतलब और भी क्वेरी हम लोग यहाँ पे फायर कर सकते हैं। सिलेक्ट सिटी फ्रॉम स्टूडेंट। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, सिटी केवल उन स्टूडेंट नाम की टेबल से सिटी नाम का कॉलम मेरे सामने आ जाए। तो ये हमने क्या किया, जैसे ये कमांड फायर की, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिटी वाला कॉलम सामने आ जाएगा। अब हो सकता है कि इसमें मुंबई और मुंबई 2 बार आ रहा है, और मैं चाहता हूँ कि सारे नाम केवल एक एक बार आए, तो मुझे यहाँ पे कीवर्ड यूज़ करना होगा डिस्टिंक्ट। तो देखिए यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम स्टूडेंट। डिस्टिंक्ट सिटी का मतलब होता है कि मुझे जो भी रिकॉर्ड मिले वो सारे के सारे क्या हो, डिस्टिंक्ट हो, अलग अलग हो। तो डुप्लीकेट वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाती है, एलिमिनेट हो जाती है, और इस प्रकार से मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, इस टाइप का ये आउटपुट सामने होगा। अब इसके बाद हम लोग जो और भी क्वेरीज के टाइप हैं, तो इन क्वेरीज को हम लोग आगे आने वाला जो लेक्चर है उसमें पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग वेयर कंडीशंस वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो सिंपल क्वेरी आज हमने देखी, डेटाबेस को क्रिएट करने की, शो करने की, डेटाबेस को डिलीट करने की, टेबल्स को डिलीट करने की, टेबल को शो करने की, या टेबल्स के अंदर डेटा को इंसर्ट करने की, या टेबल्स क्रिएट करने की, और डेटा किसी टेबल से पर्टिकुलर कॉलम को शो करने की, इनको आप लोग एक बार पढ़ के रखिएगा, क्योंकि जब भी प्रैक्टिकल्स होंगे तो अपन एक बार वापस से इनको पढ़ेंगे, और इनको अपन फिर प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि सही में क्या ये आउटपुट हमें मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। तो आज के लिए अपन इतने ही रखते हैं। थैंक यू।